Hello everyone, welcome back to my channel. So यार we had completed the endomembrane system in the past lecture, है ना? And उसके बाद हमारा यूकेरियोटिक सेल्स का एक सबसे मेजर ऑर्गेनेली इन डिस्कशन है, दैट इज योर फेवरेट माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे बचपन से हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते आए हैं और पढ़ते आए हैं. ठीक है, सो मेजर एनर्जी जितनी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज ऑल एंड ऑल ड्यू टू दिस thing which is known as mitochondria. So referring topic 8.5.4 from your NCERT, calling it as mitochondria, and you can refer page number 96 to 97 on which the details are specifically given. Okay. Mitochondria, unless specifically stained, is not easily visible under the microscope. तो mitochondria एक वो ऑर्गेनेली है सेल की जिसको अगर आप ढंग से स्टेन नहीं करोगे तो वो माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखेगी. Therefore, mitochondria is an organelle which should be properly stained. It should be stained deeply to be visible under the microscope. Easy point था. The next, number of mitochondria per cell is variable depending upon the physiological activity of the cell. ये मैंने आपको ओवरव्यू ऑफ द सेल में भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करता है. ठीक है, इट कैन वेरी. ओके, किसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एक ही है, किसी सेल में हो सकता है 20 हो, किसी सेल में हो सकता है 40 हो, तो किसी सेल में हो सकता है 10 हो. डिपेंडिंग अपॉन कि सेल की कितनी फंक्शनल फिजियोलॉजिकल नीड है, कितना उसको बॉडी को एनर्जी सप्लाई करना है, उस हिसाब से उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस. ठीक है, सो द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज. In terms of shape and size also, the considerable degree of variability is observed. ठीक है, नॉर्मली स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, बट yes, in some cases a little variability is observed in terms of its shape and size. कि हो सकता है उसको थोड़ा सा शेप और साइज में डेविएशन हो in different cells. टिपिकली इट इज सॉसेज शेप का होता है, और सिलेंड्रिकल या फिर सिलेंड्रिकल, having a diameter of around 0.2 to 1 micrometer. यार ये एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि उसका कितना डायमीटर हो सकता है. ठीक है, एवरेज इज 0.5 माइक्रोमीटर एंड द लेंथ कैन वेरी फ्रॉम 1 to 4 माइक्रोमीटर. सो दीज आर द साइजेस. ये आपको फैक्ट्स है जो डायरेक्ट मार्क्स फेच कर सकते हैं, तो इन्हें अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना ताकि आपको नीट के टाइम में रिवाइज करने में हेल्प. इवन इन योर सीबीएसई एग्जाम इट कैन कम एज अ नोट क्वेश्चन, तो वहां पे भी आप ये लाइन ऐड कर सकते हैं. Each mitochondria is a membrane which is double. Okay, it's a double layered membrane. Bound है obviously अगर membrane है तो, with the outer membrane and inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments, that is the outer compartment and the inner compartment. मतलब कहने का क्या है, ये रहा आउटर मेम्ब्रेन, ये रही उसकी इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड होती है, वील डिस्कस. तो ये बाहर का मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट हो गया आउटर और इनर के बीच का, जिसे हमने टू एक्वस कंपार्टमेंट में से आउटर कंपार्टमेंट बोला, और ये वाला उसका अंदर का हो गया जिसको हमने इनर कंपार्टमेंट बोला. तो ये पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया की जो खाली स्पेस थी, इसे लुमेन बोला गया था, जिस लुमेन को इस मेम्ब्रेन ने और इस मेम्ब्रेन ने दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया. सिंस कि इसके अंदर फ्लूइड लाइक मटेरियल भरा होता है, इसलिए हम उसे एक्वस इन नेचर बोल देते हैं. ओके, द इनर कंपार्टमेंट, ओके, जस्ट रीड इट अगेन केयरफुली. इनर कंपार्टमेंट, ठीक है, इज फिल्ड विद डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स. इसका मतलब जो यहाँ हमने डायग्राम बनाया था, इसके अंदर ये जो सब्सटेंस फिल्ड है, ये वाला, इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे मैट्रिक्स. इसे कहते हैं मैट्रिक्स. ठीक है जी. द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद dense homogeneous substance called matrix, which we have done right now. The outer membrane forms the limiting boundary of the organelle. मतलब इसके बियॉन्ड माइटोकॉन्ड्रिया एक्सटेंड नहीं कर सकता. तो ये जो हमारी आउटर बाउंड्री है, जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, दिस इज द लिमिटिंग स्ट्रक्चर. इसके बियॉन्ड नहीं एस्केप हो सकता माइटोकॉन्ड्रिया. इसीलिए ये स्टेटमेंट बनी है दैट इट इज द
continuous limiting boundary of the organelle. The inner membrane forms a number of infoldings. अंदर की membrane बड़ी सारी infoldings बनाती है, जिससे क्या बोला जाता है, क्रिस्टे, just to increase the surface area. कोई चीज सिंपल गोल है, कोई चीज ऐसे ऐसे है, जिसको आप खोलोगे तो that will be occupying more surface area towards the matrix. Okay? So अंदर की तरफ ज्यादा स्पेस करने के लिए inner membrane क्रिस्टे में folded है. The crystal increases the surface area as just discussed. The two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function. अब ये कौन सी enzymes की बात कर रहे हैं? These enzymes are associated with respiration. बेटा जो हम बचपन में पढ़ते थे कि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, फूड ऑक्सीडाइज होता है, वो इतना इजी नहीं होता, उसके लिए बड़े सारे एंजाइम्स प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, क्रेब्स साइकिल होती है, ठीक है, ये जो मैंने नाम लिया है ये हम पढ़ेंगे फ्यूचर चैप्टर में, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जो भी एंजाइम्स है वो हमें इनकी डिफरेंट मेम्ब्रेन्स पे मिलती है, आउटर पे अलग, इनर पे अलग, ठीक है, लुमेन में अलग, सो डिफरेंट एंजाइम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर टू सपोर्ट द माइटोकॉन्ड्रियल function. Okay, mitochondria are sites of aerobic respiration. That is what I told you. हम तो ये बात बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रेस्पिरेशन होती है, जहां पे जो खाना हम खाते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलके ब्रेक डाउन हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. They produce cellular energy in the form of ATP and hence हम इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल. तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जिसे ATP कहा जा रहा है and hence we call it as power house. The matrix also possesses single circular round double stranded DNA. Okay, तो इसके अंदर DNA प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा है, सिंगल सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड जो बीच में पड़ा है, साथ में कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स 70s राइबोसोम्स, ये वही राइबोसोम्स है जो प्रोकैरियोट्स में मिले थे, यूकैरियोट्स में तो अभी हम पढ़ेंगे 80s राइबोसोम्स मिलते हैं, ठीक है, एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स दैट इज राइबोसोम्स. तो जितनी भी प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है, आरएनए है, डीएनए है, सब मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर, और ये किससे ज्यादा आइडेंटिकल होते हैं, टू द प्रोकैरियोट्स. ओके, पहले तो ये भी माना गया था कि प्रोकैरियोटिक सेल ही शायद बाद में माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, ठीक है, तो ये भी एक सेम थी क्योंकि उसके अंदर मेजॉरिटी चीजें वही होती हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर है, और इसी वजह से क्योंकि इसके अंदर खुद का डीएनए है, खुद की प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी है, खुद का राइबोसोम है, खुद का सब कुछ है, इसीलिए ये डिवाइड भी कर सकता है, अपना दूसरा रेप्लिकेशन बना सकता है, कॉपी हो सकता है ये, एंड दैट इज व्हाई इट फॉल्स अंडर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली आल्सो, क्योंकि आधे फंक्शन से सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के साथ कोप अप करके करता है और आधे फंक्शन से खुद के करता है, तभी तो हम इसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं मानते, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम कर सकता है, ये खुद से डिवाइड कर सकता है और अपनी एक नई कॉपी बना सकता है, ठीक है जी. So all these were details about mitochondria which were mentioned in your NCERT. बड़ा ही इजी टॉपिक है, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे उसको. आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स उसके अंदर एंजाइम्स के नाम भी याद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पहले क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे, अभी भी देयर आर फ्यू थिंग्स जो पूछी जाती है, बट जब हम PYQs कवर करेंगे तो उसी में हम एक दो चीजें कवर कर लेंगे एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट. ठीक है गाइस, तो इसको इजी रखिए, सिंपल रखिए ताकि आप उसे अच्छे से रिटेन कर सकें. सो दैट्स ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. थैंक यू सो मच.